इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एलएसी पर बने तनाव पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प की घटना से जुड़ा एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन पता चला है कि ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है बल्कि 1 साल पुराना है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच टकराव इस वीडियो में साफ दिख रहा है। बताया गया कि ये वीडियो यांगसे का ही है, लेकिन 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई वास्ता नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। हालांकि सेना की तरफ से इस वीडियो पर अभी कोई आधिकारिक बयान आना बाकी है। मेरी सहयोगी मोनिका मेरे साथ लाइव मौजूद है एलएसी से, सीधे उनके पास चलते हैं। मोनिका, जो 9 दिसंबर को होता है उसके बाद अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस वक्त क्या देख पा रही हैं आप? बिल्कुल जसप्रीत, मैं आपको बता दूं कि लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तवांग में लगातार टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, ये बीआरओ का आपको एक कॉशन ओवरटेक कॉशियसली, क्योंकि बीआरओ यहाँ पर हमेशा मुस्तैद रहता है और बीआरओ की वजह से रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी। ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि चीन एलएसी के पास कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वैसे ही आप देखिए 63 ऐसे रास्ते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन या तो हो चुका है या लगातार उसका काम जारी है। ये ठीक आप सामने इस पहाड़ी पर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मुस्तैदी से इस तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगातार इस इलाके में हो रहा है। एलएसी के आसपास के तमाम इलाकों में हो रहा है। मैं चाहूंगी कि जयपाल सर उस तरफ की तस्वीरें भी दिखाई। देखिए, वहां पर भी आपको देखिए कि किस तरीके से चट्टानों के बीचों बीच देखिए कि किस तरीके से जो नए रास्ते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन की बात कही जा रही है, क्योंकि ये वो रोड्स है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी, भारतीय सेना आसानी से एलएसी के तमाम इलाकों तक पहुंच सकती है। ऐसे में ये संदेश देता है कि ना सिर्फ रोड कंस्ट्रक्शन, ना सिर्फ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, सामरिक तौर पर कितना समृद्ध भारतीय सेना हो चुकी है, कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए लगातार टेम्परेचर भी जो है बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पर है। हम बोलने में भी कहीं ना कहीं हमें तकलीफ हो रही है। और आसपास का इलाका भी आप देख पा रहे हैं कि कितना सुनसान इलाका है। यहाँ पर आना भी बेहद मुश्किल है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको न्यूज़ 18 के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से देखिए ये रास्तों का कंस्ट्रक्शन जो है लगातार भारतीय सेना के लिए भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। 63 ऐसे रास्ते हैं जिनका कंस्ट्रक्शन हो रहा है ताकि भारतीय सेना आसानी से तमाम एलएसी के इलाकों तक पहुंच सके। और जो पेट्रोलिंग की लगातार बात की जा रही है उसके बाद से, हालांकि फ्लैग मीटिंग तो यहाँ पर हुई है, स्थिति कहीं ना कहीं यथास्थिति वैसी ही बनी हुई है, लेकिन उसके बाद से आसपास के पूर्वोत्तर के जितने भी इलाके हैं वहां पर टेंशन जरूर नजर आ रही है। जी जसप्रीत। ठीक है मोनिका, आप रहिए हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति तो है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तरीके से सक्षम है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और बड़ी खबर यह है कि हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज युआन वांग 5 अब इलाके से बाहर निकल गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना अपनी लंबी दूरी की निगरानी ड्रोन और समुद्री गश्ती विमान समेत कई माध्यमों के जरिए पोत की लगातार निगरानी कर रही थी। तो ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। हिंद महासागर में कुछ दिन पहले दाखिल होने वाला चीन का जासूसी जहाज अब इलाके से बाहर निकाल दिया गया है। मोनिका, जिस तरीके से चीन का जहाज बाहर निकाला गया है, युआन वांग 5 ये बताया जा रहा है, तो जमीन से तो चुनौती बनी ही हुई है, आसमान में भी, हवाई क्षेत्र में भी चीन की दखलंदाजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए जसप्रीत, अगर चीन की दखलंदाजी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर रखी है। देखिए जिस तरीके से यांगसे पीक पर जब 300 चीनी सैनिक आते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना मुस्तैदी से वहां पर तैयार रहती है और उन 300 सैनिकों को खदेड़ देती है। आप देखिए कि किस तरीके से शौर्य और पराक्रम की एक परिचय यहाँ पर भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। और जो मंसूबे, जो साजिश लेकर चीन आया था, उन मंसूबों पर पानी फिरता नजर आया। और देखिए, क्योंकि हम एलएसी के बेहद नजदीक हैं और तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए 17,000 फीट पर ये यांगसे पीक है और लगातार चीन जो है इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में हो या तवांग में हो, लगातार टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि तवांग जो एक इलाका है उसकी जो सीमा है वो तिब्बत और भूटान से मिलती है और तिब्बत पर उसका कब्जा वैसे ही है और उसकी तरफ से ये कहा जाता है कि तवांग जो है
दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। ऐसे में लगातार उसकी तरफ से क्लेम किया जाता है कि तवांग उसका हिस्सा है, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार जमीन से लेकर आसमान तक चीन के चीन के हर हमले का जवाब दे रही है और लोहे से दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, और यही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा भी मोनिका कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं लोहे से दिया जा रहा है। और मेरी सहयोगी मोनिका जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एलएसी पर मौजूद है, ताजा स्थिति दिखा रही हैं कि किस तरीके से चीन की चालाकी तो है, चीन ने अतिक्रमण तो किया है, लेकिन भारतीय सेना ने भी माकूल जवाब दिया है। खबर है कि 9 दिसंबर के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट कई बार चीन की सेना के ड्रोन को खदेड़ चुके हैं। पिछले 4 दिन में कई बार चीन की फौज के ड्रोन एलएसी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मतलब ये कि 9 दिसंबर की घटना के बाद तनाव खत्म नहीं हुआ है, बल्कि माना तो ये जा रहा है कि चीन कोई बड़ी साजिश रच रहा है, जिसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत की वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट कई बार एलएसी के करीब उड़ान भर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से कुछ दिन पहले ही चीन ने शरारत शुरू कर दी थी। पिछले 2 हफ्तों में कई बार चीन ने भारत की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की, हालांकि वो एक बार भी कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मुमकिन है कि उसने 9 दिसंबर की घटना से पहले भारत की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश की होगी। पिछले कुछ दिनों में कई बार भारत के सुखोई 30 MKI एलएसी के पास भेजे गए ताकि चीन के ड्रोन खदेड़े जा सकें। मतलब ये कि चीन और भारत के सैनिकों की झड़प केवल जमीन पर ही नहीं हुई, बल्कि आसमान में भी चीन की फौज को भारत ने कई बार खदेड़ा। यही वजह है कि चीन के हौसले पस्त हैं। भारत के जवानों ने हर मोर्चे पर अपनी बहादुरी और साहस से चीन को हैरान कर दिया। जैसे जून 2020 में गलवान में चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, तवांग में भी चीन के हाथ शिकस्त ही लगी। हालांकि एक जिम्मेदार मुल्क की तरह भारत ने इस घटना के बाद कोई उकसाने वाली कार्रवाई नहीं की, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भारत का पक्ष चीन के सामने रखा और मामले का हल ढूंढने की कोशिश की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि चीन की कोशिश भारत की जमीन पर कब्जा करने की थी। पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 9 दिसंबर की रात भारत की सेना ने चीन को चौंका कर रख दिया। तवांग सेक्टर में भारत की सेना ने उसे ऐसा जवाब दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएगा। जान बचाने के लिए चीन के सैनिक लौटने पर मजबूर हो गए, जबकि पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ। किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। खबर है कि झड़प के अगले ही दिन सेना और सरकार दोनों के स्तर पर कूटनीतिक प्रयास शुरू हो गए। सेना ने कमांडर स्तर की बातचीत में झड़प का मुद्दा उठाया, तो भारत सरकार ने भी इस मामले में चीन के सामने ऐतराज जताया। लेकिन चालबाज चीन का रवैया इतना सब होने के बाद भी नहीं बदला। चीन की फौज ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा पर हालात सामान्य हैं और उल्टा भारत पर ही सरहद पार करने का आरोप लगा दिया। हालांकि भारत का रुख अरुणाचल पर हमेशा से बिल्कुल साफ है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा का विवाद नया नहीं है। भारत और चीन की सीमा को एलएसी कहा जाता है। पूरी दुनिया इसी लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानती है, जिसे मैकमेहन लाइन भी कहा जाता है। भारत इस मैकमेहन लाइन को आधिकारिक सीमा मानते हुए इसका सम्मान करता है, लेकिन चीन किसी लाइन को नहीं मानता। इसीलिए चीन से लगने वाली सीमा पर पूर्व से पश्चिम तक विवाद ही विवाद है। अरुणाचल प्रदेश को तो वो तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा बताता है। 1950 में चीन की फौज ने तिब्बत पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। तभी से चीन अरुणाचल प्रदेश की 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर दावा कर रहा है। हालांकि जमीन के भूखे चीन की नीयत को पूरी दुनिया जानती है। दुनिया के 16 देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का जमीनी या समुद्री सीमा पर विवाद चल रहा है। लेकिन भारत के साथ उलझना उसे एक बार फिर भारी पड़ गया। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा तय हुए 100 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। 1914 में सर हेनरी मैकमेहन ने सीमा से जुड़े विवाद का अंत करवाया था। सर हेनरी मैकमेहन उस वक्त के भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के विदेश सचिव थे, जिन्होंने शिमला में एक सम्मेलन रखा था जिसमें चीन और भारत के नेता और अधिकारी शामिल हुए थे। इस बैठक में तिब्बत को भी शामिल किया गया था और तीनों ही देशों ने उस वक्त मैकमेहन लाइन को मानने पर सहमति जताई थी। तभी से दुनिया भर में मैकमेहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर पहचान मिल गई थी। लेकिन सीमाओं पर संतोष करने की आदत चीन की नहीं रही। उस वक्त भी चीन ने समझौते के कुछ दिन बाद ही उसे मानने से इनकार कर दिया, यहां तक कि पूरे तिब्बत पर दावा ठोक दिया और तिब्बत पर हमले की तैयारी भी तभी से शुरू भी कर दी। भारत की सीमाओं पर भी चीन की बुरी नजर हमेशा से है। चीन और भारत की सीमा यानी एलएसी 3 हिस्सों में बटी है, जो कुल 3,488 किलोमीटर लंबी है। एलएसी के इन 3 हिस्सों को ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है।
मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड से लगने वाली सीमा है जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है, जबकि वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख है जिसकी 1597 किलोमीटर लंबी सीमा चीन से लगती है। और मोटे तौर पर पूरी की पूरी LAC पर चीन की शरारतें कभी बंद नहीं होती। गलवान में हुई हिंसा के बाद से ही लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण हालात हैं, जबकि 9 दिसंबर की घटना के बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हालात खराब दिखने लगे हैं। लेकिन भारत की फौज चीन से निपटने की तगड़ी तैयारी पहले से करने में लगी हुई है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में LAC पर हालात कितने भी कठिन हो, भारतीय फौज वहां मिनटों में पहुंच सकती है, जिसके लिए सालों से लगातार तैयारियां चल रही थी। खासतौर पर पिछले कुछ महीनों में भारतीय फौज ने अपनी तैयारी पूर्वोत्तर के राज्यों में कई गुना बढ़ा दी। असम के तेजपुर में भारतीय फौज के सुखोई 30 फाइटर जेट का एक दस्ता हर वक्त तैनात रहता है। असम सेक्टर में ही S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। असम के मिसामारी एयरबेस पर वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों का लगातार अभ्यास चल रहा है। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफाल की तैनाती है जो हर पल अलर्ट मोड पर रखा जाता है। मतलब ये कि अगर चीन ने शरारत की तो उसे इसका तगड़ा जवाब भी मिलेगा। तवांग में चीन को इसका ट्रेलर भी मिल गया होगा। और भारतीय फौज ने साफ संदेश दे दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है, यानी अगर भारत को छेड़ा भी गया तो भारत छोड़ेगा नहीं। चीन से झड़प के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में चीन ने LAC पर अतिक्रमण कर यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिश की। चीन की इस कोशिश को हमारी सेना ने नाकाम कर दिया। हमारे सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। इस बीच झड़प में दोनों तरफ से हाथापाई भी हुई। भारतीय सेना ने बहादुरी दिखाते हुए चीन के सैनिकों को अतिक्रमण करने से रोका और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इस बीच हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है, ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि LAC के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक एक साजिश के तहत वहां पहुंचे थे। क्योंकि भारत और चीन के बीच 1996 में एक समझौता हुआ था जिसके मुताबिक दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं कर सकते। इसके साथ ही LAC के नजदीक 2 किलोमीटर के दायरे में हथियार ले जाने पर भी पाबंदी है। खबर है कि इसी वजह से चीनी सैनिक अपने साथ कीलों वाले डंडे, लोहे की गेंद और बिजली के झटके देने वाली टेजर गन लेकर पहुंचे थे। इन हथियारों से किसी की जान तो नहीं जा सकती, लेकिन गहरी चोट पहुंचाने के लिए ये काफी हैं। यानी चीन के सैनिक एक सोची समझी साजिश के तहत तवांग पहुंचे थे। उन्हें पता था कि भारतीय सेना उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी और अगर उन्होंने कोई भी चालाकी दिखाई तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसीलिए चीन के सैनिकों ने इस तरह के हथियारों से हमला करने का प्लान बनाया ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सकें। लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ दिया। बताया जा रहा है कि गलवान में 2 साल पहले हुई झड़प में भी चीन के सैनिकों ने इसी तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया था। इधर LAC के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आते ही भारत के तवांग सेक्टर की चर्चा होने लगी। 1962 की जंग के बाद से ही चीन भारत के तवांग पर कब्जे का सपना देख रहा है और इसीलिए उसने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश की थी। लेकिन भारत के जवानों ने चीन के सैनिकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। LAC के पास जिन इलाकों पर चीन की बुरी नजर है, तवांग उन्हीं में एक है, जिसकी बड़ी वजह है तवांग की भौगोलिक स्थिति, क्योंकि ये चीन और भूटान की जंक्शन पर मौजूद है। और इसीलिए चीन भारत का तवांग सेक्टर हथियाने के चक्कर में रहता है, क्योंकि करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित तवांग की सीमा पश्चिम में भूटान से और उत्तर में तिब्बत से लगती है। और अगर चीन की सेना वहां पहुंच गई तो वो तिब्बत और LAC दोनों की निगरानी कर सकती है। 1962 की जंग में उसने तवांग पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी थी। लेकिन ये इलाका मैकमेहन लाइन के अंदर आता है और इस वजह से चीन का उस पर कब्जा करने का प्लान फेल हो गया। लेकिन अब चीन मैकमेहन लाइन को ही नहीं मान रहा और तवांग सेक्टर को तिब्बत का हिस्सा बताकर हथियाने की कोशिश में है। चीन से बचकर और तिब्बत से भागकर दलाई लामा सबसे पहले तवांग ही पहुंचे थे, जिसके बाद चीन का खून खौल उठा, क्योंकि वो दलाई लामा को अपना दुश्मन मानता है और उसे डर है कि तवांग में दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं, क्योंकि तवांग को बौद्ध धर्म का केंद्र भी कहा जाता है और यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है जिसे चीन तबाह करना चाहता है और तवांग पर कब्जा करके तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। और इसीलिए चीन के सैनिकों ने तवांग की यांगसे चोटी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और उन्हें उल्टे पांव लौटना पड़ा। पिछले साल नवंबर में भी वहां भारत और चीन के सैनिकों की झड़प की खबर आई थी और एक बार फिर तवांग की इसी चोटी पर झड़प हुई, जहां चीन को फिर से शिकस्त झेलनी पड़ी। यांगसे चोटी तवांग के उत्तरी इलाके में है और मार्च के महीने तक बर्फ से ढकी रहती है। ये जगह भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है और सूत्र बताते हैं कि इस इलाके में भारत के 3,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं, क्योंकि चीन तवांग की इस चोटी पर चढ़ने की चाल चलता रहता है।
क्योंकि यहां से वो पूरे तिब्बत पर नजर रख सकता है और एलएसी की जासूसी कर सकता है। भारत के तवांग सेक्टर की अहमियत सिलीगुड़ी कॉरिडोर की वजह से भी बढ़ जाती है, क्योंकि तवांग के रास्ते सिलीगुड़ी कॉरिडोर में घुस सकते हैं। ये कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से को देश के दूसरे राज्यों से जोड़ता है। उधर खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प में चीन के सैनिक खतरनाक हथियारों से लैस थे। कहा जा रहा है कि एलएसी के नजदीक ये झड़प अचानक नहीं हुई थी, बल्कि चीन के सैनिक। आज संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। संसद भवन परिसर में होने वाली इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के सभी सांसद शामिल होंगे। बताया गया कि इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति के साथ ही पीएम मोदी G20 पर जरूरी निर्देश देंगे। सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी संसदीय दल की बैठक में चर्चा हो सकती है। पर है कि चीन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना के रॉकेट लॉन्चर तैयार हैं। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर सेना के 2 ताकतवर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से मिलिट्री ड्रिल जारी है। यानी वहां चीन ने जरा भी चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। खबर है कि अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पर सेना ने स्मिर्च और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। ये दोनों रॉकेट लॉन्चर 1 मिनट से कम समय में सारे रॉकेट फायर कर सकते हैं। पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्वदेशी है और इतना खतरनाक है कि इससे दागे जाने वाले रॉकेट 5770 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वार करते हैं और ये लॉन्चर सिस्टम 44 सेकंड के अंदर 12 रॉकेट दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। जबकि सोवियत संघ के दौर में बने स्मिर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया गया हमला एक बड़े इलाके को नेस्त नाबूद कर सकता है, क्योंकि इससे दागा गया एक रॉकेट फुटबॉल स्टेडियम के बराबर इलाके में तबाही मचा देता है, जबकि ये 120 किलोमीटर की दूरी से अपने टारगेट को निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। यही वजह है कि भारतीय सेना अपनी खुद की रॉकेट फोर्स तैयार कर रही है, जो दावा है कि चीन के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगी। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में आध्यात्मिक गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन होगा। शताब्दी महोत्सव का आयोजन 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अहमदाबाद में बनाए गए प्रमुख स्वामी नगर में होगा। इस आयोजन के लिए अहमदाबाद के रिंग रोड पर एक पूरा नगर बसाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी है। इधर 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प को चीन की बौखलाहट का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि चीन के पैंतरे से निपटने के लिए एलएसी पर भारत के घातक हथियार पहले से ही तैनात हैं, जिनके आगे चीन के तमाम हथियार फेल हैं। और इसी वजह से चीन बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने एलएसी पर जरा भी चालाकी दिखाई तो भारतीय सेना उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। असल में एलएसी पर चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने पहले ही वहां अपने घातक हथियारों को तैनात कर दिया था, जिनमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। रूस का ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में पलक झपकते ही ध्वस्त कर सकता है। यही नहीं, ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने की ताकत रखता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किलोमीटर की ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को भेज सकती हैं। वहीं ये एक बार में 400 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 36 टारगेट को एक साथ तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, इस हथियार से दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हमले के लिए तैयार करने में सिर्फ 5 मिनट का वक्त लगता है। इसके अलावा चीन को जवाब देने के लिए एलएसी के पास रफाल भी तैनात है, जिसकी ताकत के आगे दुनिया के तमाम लड़ाकू विमान फेल हैं। रफाल की रफ्तार मैक 2 है, यानी आवाज की गति से दुगनी। ये लड़ाकू विमान 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है और ये 55,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। यही नहीं, ये अपने साथ 9000 किलो वजनी हथियार लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। वहीं इसका इस्तेमाल दुश्मन के इलाके में परमाणु हमला करने में भी किया जा सकता है। ये हवा में उड़ते विमानों के लिए तो काल है ही, साथ ही ये दुश्मन के जमीनी ठिकानों को भी तबाह करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसमें 300 किलोमीटर की रेंज तक हवा से जमीन पर मार करने वाली क्रूज मिसाइलें लगी। वहीं रफाल का रेडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के ठिकानों को डिटेक्ट करने में भी सक्षम है और पलक झपकते ही उन्हें तबाह करने की ताकत रखता है। इसके साथ ही एलएसी पर चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर को भी तैनात कर दिया है। इन हथियारों के अलावा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर के साथ कई दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर भी वहां पहले से तैनात हैं। खबर तो ये भी है कि चीन की गतिविधियों पर एलएसी के पास एडवांस ड्रोन सिस्टम नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अरुणाचल में चीन सीमा के नजदीक भारतीय सेना ने एक एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया है,
जहां से लगातार चीनी एयर स्पेस पर नजर रखी जा रही है, ताकि अगर चीन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन एलएसी के पास आते हैं तो उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जा सके। बड़ी खबर, गुजरात के सूरत से पुलिस ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिस पर आईएसआई के इशारे पर सूरत से भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप है। आरोपी आदमी का नाम दीपक सालुंके बताया जा रहा है, जो हमीद नाम के आदमी के संपर्क में था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें कई चौंकाने वाले पर्दाफाश भी हो सकते हैं। उधर बॉर्डर पर चीन की चालाकी का जवाब देने के लिए भारत ने लेजर से हमला करने वाली तकनीक विकसित की है, जिसे हाई पावर माइक्रोवेव वेपन कहा जाता है। माना जा रहा है कि इस हथियार से चीन एलएसी पर पूरी तरह लाचार हो जाएगा, क्योंकि इस तकनीक से चीन के न केवल रेडार सिस्टम बल्कि ड्रोन और हाईटेक कैमरे भी काम करना बंद कर देंगे। भारत का यह हथियार वक्त पड़ने पर लेजर से हमला करेगा। असल में चीन इसी तकनीक के जरिए बॉर्डर पर भारत के रेडार सिस्टम, ड्रोन और कैमरे को समय समय पर बंद करने की फिराक में रहता है, लेकिन अब भारत ने भी ऐसी तकनीक विकसित कर उसके लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। यह जो वेपन है ये बहुत ही कारगर होगा। भारत का यह हथियार चीन से कई कदम आगे है, क्योंकि चीन का हाई पावर माइक्रोवेव वेपन जहां 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में असरदार है, वहीं भारत के इस हथियार की जद में एलएसी के पास 10 किलोमीटर के इलाके में चीन का सर्वेलेंस सिस्टम होगा। इस बीच दुश्मन देशों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमानों की खरीद तेज कर दी। इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जाएगी, ताकि सरहद पार से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया गया कि चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की निगरानी को और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमान खरीदेगी। ये विमान दिन और रात में निगरानी करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टारगेट का पता लगाने के लिए तैनात किए जाएंगे। दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने और सही जगह पर सैनिकों को तैनात करने में भी इनसे मदद मिलेगी। इसके अलावा सेना ने 363 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिनकी मदद से दूर दराज के इलाकों में तैनात जवानों को जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। उधर पटना के परसा बाजार इलाके में 2 बदमाशों ने हथियारों के दम पर मोटरसाइकिल के एक शोरूम से हजारों रुपए लूट लिए। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 बदमाश शोरूम के काउंटर की तरफ बढ़ते नजर आए। इसके बाद उनमें एक ने अपने जेब से पिस्तौल निकाली और काउंटर पर बैठे कर्मचारी पर तान दी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दूसरा बदमाश उसकी तरफ बढ़ा और उसे कैश काउंटर का ताला खुलवाकर पैसे इकट्ठे करने लगा। सारे पैसे लूटने के बाद भी उन दोनों का मन नहीं भरा, तो उन्होंने टेबल की अच्छी तरीके से तलाशी ली। शोरूम के कर्मचारी ने आरोप लगाया कि हथियारबंद बदमाश वहां से करीब 70,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिनकी शिकायत पुलिस थाने में करने के बाद उन पर केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई। इधर चीन से तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना देश के पूर्वोत्तर हिस्से में सैन्य अभ्यास करेगी। यह अभ्यास 2 चरण में होगा, पहला 15 और 16 दिसंबर को और दूसरा 20 दिसंबर को। वैसे इस ड्रिल का समय पहले से तय था, लेकिन एलएसी पर तनातनी के बीच भारत का अपने पूर्वोत्तर में 2 बड़े सैन्य अभ्यास करना चीन की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि भारत की सेना चीन के हर उस प्लान को फेल कर रही है जो उसने भारत में अतिक्रमण के लिए बनाया था। 9 दिसंबर को हुई झड़प इसका सबूत है। भारत की वायुसेना के अभ्यास का पहला चरण 15 और 16 दिसंबर को होगा, और यह अभ्यास असम के तेजपुर और जोरहाट समेत बंगाल के हासीमारा में किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल होंगे। इसके अलावा 20 से 23 दिसंबर तक होने वाले अभ्यास में एयरफोर्स में शामिल सुखोई 30, राफाल और तेजस अपना दम दिखाएंगे, जो एलएसी पर घुसपैठ के चक्कर में बैठे चीन की नींद उड़ा देंगे, क्योंकि चीन भारत की हवाई सीमा में भी घुसने की फिराक में रहता है। बिहार के भागलपुर में हाईवे पर गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी। ट्रक में लदे सिलेंडर में एक एक कर ब्लास्ट होने लगा। घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया। सूचना पर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंची। आग लगने से हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इस बीच चीन के खिलाफ जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट नाम के संगठन के कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और तवांग झड़प से गुस्साए लोगों ने चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग की।
और वो गुस्से से इस कदर भरे दिखे कि उन्होंने चीन के झंडे वाले पोस्टर जला दिए। साथ ही चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं के हाथों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर भी दिखी, जिस पर उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और हाथों में तिरंगा लिए चीन के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि वो बालाकोट एयर स्ट्राइक की तरह चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर उसे सबक सिखाए। उसको बताना होगा कि जैसे एक बालाकोट हुआ था अब दूसरा गलवान होगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीन के घुसने की कोशिश के बाद इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर जुटकर प्रदर्शन किया। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि यात्री अपनी उड़ान के समय से 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ की वजह से एयर इंडिया की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। एयर इंडिया ने घरेलू यात्री को 3.5 घंटे जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री को 4 घंटे पहले एयरपोर्ट आने को कहा है। चीन बेशक अब एलएसी पर हालात स्थिर होने की बात कह रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि भारत की सरकार के प्लान ने उसे बुखार चढ़ाकर रखा है। सरकार तेजी से अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा रही है, वो भी एलएसी तक जाने वाली ऐसी सड़कें जो 12 महीने चालू रहेंगी। इसी बात ने चीन की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि एलएसी के पास मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वो हथियार है जो भारत की चीन से आधी जंग वैसे ही आसान कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सड़कें, हाईवे और सुरंगें होने से एलएसी तक सेना की मूवमेंट और उसे हथियारों की सप्लाई में तेजी आएगी। चीन वैसे ही अरुणाचल प्रदेश को अपनी जागीर बताने से बाज नहीं आता। ऐसे में मोदी सरकार चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हथियार को धार देने में लगी है। वैसे तो मौजूदा सरकार पूरी की पूरी एलएसी पर मूलभूत ढांचा मजबूत करने में लगी हुई है, लेकिन उसका फोकस, उसकी नजर फिलहाल पूर्वोत्तर पर है। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस अरुणाचल प्रदेश पर है। जबकि दशकों तक चीन के भड़कने के डर से भारत एलएसी पर रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने से हिचकिचाता रहा, लेकिन अब भारत सरकार की रणनीति बिल्कुल पलट गई है। अब भारत धड़ल्ले से चीन से लगने वाली सीमा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा है और उसकी इस रणनीति के केंद्र में अरुणाचल प्रदेश है। और अब तो अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे पर भी काम शुरू हो चुका है। यह ऐसा हाईवे है जिसकी गिनती देश की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल योजनाओं में हो रही है। इसलिए चीन खौफ में मरे जा रहा है। उसे डर है कि अब वो भारत पर अपना जोर नहीं चला पाएगा, क्योंकि 2000 किलोमीटर लंबा अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे भूटान के पास से शुरू होकर म्यांमार के बॉर्डर तक जाएगा। वो पूरी की पूरी मैकमेहन लाइन को कवर करेगा, यानी चीन की हर हरकत पर सेना नजर रख पाएगी। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे तवांग से भी गुजरेगा और तवांग सेक्टर में भारतीय सेना काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर चुकी है। इसलिए चीन खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचने में लगा है। यही वजह है कि उसने तवांग में 9 दिसंबर को भारतीय सेना के साथ झड़प की, लेकिन सेना ने उसे ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि चीन के सैनिकों को बैरंग लौटना पड़ा। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां शादी समारोह में अवैध हथियार से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी लड़के को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लड़के की पहचान दीपक के रूप में हुई है, जिसने अपनी बहन की शादी में बंदूक से फायरिंग की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इधर एलएसी के मुद्दे पर अमित शाह ने कांग्रेस से कई सवाल पूछे। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, जिससे संसद का प्रश्नकाल स्थगित हो गया। जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया के सामने कांग्रेस से एलएसी के मुद्दे पर कई सवाल पूछे और राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के दूतावास से मिले डोनेशन का मुद्दा उठा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से 1 करोड़ 35 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। अमित शाह ने इस मामले में ट्वीट भी किया और कांग्रेस से सवाल पूछा कि चीनी दूतावास से मिले पैसों का क्या इस्तेमाल हुआ। ये सारा मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कांग्रेस ने 9 दिसंबर को एलएसी के पास हुई झड़प के मामले पर संसद में खूब बवाल किया, जबकि सरकार ये कह चुकी थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर औपचारिक बयान देंगे, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रश्नकाल नहीं हो पाया, जिसके बाद सरकार ने इसे कांग्रेस की असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश ठहरा दिया।
बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई। एक पक्ष ने तमंचा निकालकर दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि इस मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं, तो वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के आरोपियों को हिरासत में लिया है। इस बीच खबर है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी एलएसी के पार चीन एक बड़ी साजिश रच रहा है। इससे पहले लद्दाख में भी सीमा पार यानी चीन के इलाके में सैनिकों की संख्या बढ़ने की खबरें सामने आई थी। और अब खबर है कि चीन यही चाल उत्तराखंड में भी चल रहा है, यानी वो एलएसी के पार अपने इलाकों में सैनिकों के लिए ऐसा गांव बसाने में जुटा है जो उसके जवानों को छत दे सके। मतलब कड़ाके की ठंड में भी उसके सैनिक वहां रहकर मोर्चा संभाल सकें। खुफिया सूत्रों के मुताबिक चीन एलएसी से महज 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा रहा है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 55 से 60 घर तैयार करने का प्लान है। असल में चीन की सीमा पर बसा ये वो इलाका है जहां पर आमतौर पर कोई नहीं जा पाता है, क्योंकि सुविधा के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन खबर है कि चीन अपने सैनिकों के लिए वहां सड़क, बिजली और पानी समेत दूसरी सुविधाएं पहुंचाने की तैयारी में है, ताकि उसकी सेना को किसी तरह की परेशानी न हो। और इसके पीछे चीन की मंशा उस इलाके में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की है। खबर तो ये भी है कि चीन भारत के साथ किसी भी संभावित युद्ध के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप पर अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। देर रात खेले गए पहले सेमीफाइनल में मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना की टीम ने क्रोएशिया को करारी शिकस्त दी। 3-0 से मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना की टीम 8 साल बाद फाइनल में पहुंची है खिताब जीतने के लिए। फाइनल में अर्जेंटीना की टक्कर 15 दिसंबर को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगी, जिसमें फ्रांस और मोरक्को का मुकाबला होना है। फाइनल मैच 18 दिसंबर को खेला जाएगा। इधर कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के पन्ना में एक सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें दमोह जिले के हट्टा स्थित उनके घर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब शब्द को उसके किस शब्द में हत्या का मतलब हारना होता है, बताएं। 11 दिसंबर को राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उधर कर्नाटक में जीका वायरस का पहला केस मिलने से हड़कंप मच गया। कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस की पुष्टि हुई, जिसकी जानकारी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दी। और बताया कि कर्नाटक में 5 साल की बच्ची में जीका वायरस पाया गया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि राज्य में जीका वायरस का ये पहला मामला है, जिससे निपटने के लिए उनका विभाग पूरी तरह तैयार है और सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। इस बीच अभिनेत्री उर्फी जावेद पर सार्वजनिक जगह पर अश्लील और गैर कानूनी हरकतें करने का आरोप लगा। उर्फी जावेद पर मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में अली काशिफ खान नाम के वकील ने शिकायत दर्ज करवाई और आरोप लगाया कि उर्फी जावेद न सिर्फ सार्वजनिक जगह पर अश्लील हरकतें करती हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वो आपत्तिजनक पोस्ट करती हैं। वकील की शिकायत पर पुलिस ने उर्फी जावेद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अभिनेत्री उर्फी जावेद पर इससे पहले भी अश्लील हरकतें करने और उनका वीडियो बनाकर पोस्ट करने का आरोप लगता रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि सूत्रों का दावा है कि यह वीडियो 9 दिसंबर का नहीं बल्कि 1 साल पुराना है। इस वीडियो में दोनों देशों के बीच टकराव साफ नजर आया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये वीडियो यांगसे का ही है, लेकिन 9 दिसंबर की झड़प से इसका कोई लेना देना नहीं है। करीब 2 मिनट के इस वीडियो में भारत के सैनिक चीनी सेना के जवानों की लाठियों से पिटाई करते नजर आए। इनके बीच एक कटीली तारबाड़ भी दिखाई दी। शोर शराबे के बीच चीन के सैनिक धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहाँ बनी एक पत्थर की दीवार को फांद कर गिरते पड़ते भागते हुए नजर आए, जिसके बाद भारत के सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। दोबारा नहीं होंगे। इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर सेना की तरफ से आधिकारिक बयान आना बाकी है। न्यूज 18 वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। 2024 की तैयारी में जुटे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक नए विवाद में फंस गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के एक वीडियो ने राहुल गांधी के किले में सेंध लगा दी। इस वीडियो में राजस्थान की सैकड़ों महिलाएं राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी। जबकि वीडियो को अगर सही माने तो ये वही महिलाएं हैं जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनी थी। रात का अंधेरा और सवाई माधोपुर के जीनापुर की सुनसान सड़क, अकेली महिलाओं के पास न भूख मिटाने का जरिया, न रात गुजारने की कोई जगह और न ही घर पहुंचने का कोई साधन। जिस यात्रा के बूते राहुल गांधी की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की है, उस यात्रा में पहुंची महिलाओं का यह हाल कांग्रेस के ही नेताओं ने कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता बसों में भरकर उन्हें राजस्थान के 12 जिले से लाए थे,
लेकिन यात्रा खत्म होते ही सारे नेता गायब हो गए और उन्हें घर पहुंचाना ही भूल गए। 20 बसें भर के आई हैं। राजस्थान से मतलब जो 12 जिला से। सड़क पर रात के वक्त जुटी महिलाओं की गिनती 1000 से ज्यादा बताई गई, जो राहुल गांधी पर बुरी तरह भड़की हुई दिखी। मतलब ये कि जिस यात्रा के दम पर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं, उसी यात्रा में कांग्रेस के नेता वोटरों को दूर भगाने में लग गए। ऊपर से ये घटना उस राज्य में हुई जहां खुद कांग्रेस की ही सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पर राज्य सरकार के संसाधनों को भारत जोड़ो यात्रा के लिए खर्च करने का आरोप लग गया और दावा किया गया कि सरकारी बसों से यात्रा के लिए भीड़ जुटाई जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो पहले से बीजेपी के निशाने पर है, लेकिन ये वीडियो सामने आते ही कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल जैसी हालत हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने का मौका नहीं चूका। सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों के आधार पर जिस तरह ये यात्रा को सफल करने का एक ढोंग किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के हमलों से ज्यादा बड़ी टेंशन तो कांग्रेस के लिए वो सैकड़ों महिलाएं हैं जो घंटों तक मुसीबत में फंसी रहीं। राहुल के पीछे पीछे चलने के बावजूद वो कांग्रेस से ही नाराज हो गई, यानी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर भी उनका रिश्ता कांग्रेस से टूट गया। राजस्थान के जिस 12 जिले से ये महिलाएं सवाई माधोपुर पहुंची, वहां की दूरी करीब 4 घंटे है, लेकिन अब तक कांग्रेस की तरफ से इस वीडियो पर कोई सफाई तक नहीं आई। मध्य प्रदेश के मुरैना में करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में गिरे मासूम को बचा लिया गया। वो बच्चा बिजली का पोल लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया था। मुरैना जिले के ग्राम गोधरा में 2.5 साल के मासूम के गड्ढे से निकलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों की मेहनत रंग लाई और बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गांव में बिजली का पोल लगाने के लिए करीब 15 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। आरोप है कि ठेकेदार ने गड्ढे को लापरवाही से खुला छोड़ दिया था। इस गड्ढे में 2.5 साल का एक मासूम गिर गया था। उसके गिरने की जानकारी मिलते ही गाँव में अफरा तफरी मच गई। बड़ी संख्या में लोग गड्ढे के पास जमा हो गए। ग्रामीणों ने खुद ही बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी के जरिए गड्ढा खोदा गया। आखिरकार लोगों की प्रार्थना और मेहनत कामयाब हुई और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 1 रन बनाकर आउट होने वाले बाबर आजम का अपने ही देश में मजाक बन गया। जैसे ही वो आउट होकर डगआउट की तरफ लौटे, पाकिस्तान के प्रशंसक उन्हें जिम बाबर कहकर चिढ़ाने लगे, जिन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाते हुए आरोप लगाया कि वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही रन बना सकते हैं। जिम्बाब्वे! असल में कुछ महीनों पहले बाबर आजम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई सीरीज में रनों की झड़ी लगा दी थी, जिसके बाद उनकी तुलना दुनिया के बड़े क्रिकेटरों से की जाने लगी थी। हालांकि इस सीरीज के बाद हुए T20 विश्व कप और फिर इंग्लैंड के खिलाफ वो पूरी तरह फेल साबित हुए। यही वजह थी कि पाकिस्तान में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों ने ही उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया।